बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। पूरा पाकिस्तान इस वक्त शौक के अंदर है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गम की फ़िज़ा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये सूरत हाल है, क्योंकि जो क़यामत पाकिस्तान के अंदर टूटी वही क़यामत मीरपुर डिवीज़न के अंदर भी टूटी। जो कीमती जाने, जो जिगर गोशे यहाँ से समंदर की लहरों की नज़र हुए, वही जिगर गोशे, वही कीमती जाने मीरपुर डिवीज़न के अंदर से भी गईं। अलमिया बहुत बड़ा है, मगर इससे भी बड़ा अलमिया हमारी हुकूमती संजीदगी का और हमारे इदारों का है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि कितने असल में लोग थे जो कि समंदर की लहरों की नज़र हो गए, डूब गए, अपनी जानों से गए। अभी तक हमारी हुकूमत ये नहीं बता सकी कि कितने ऐसे लोग थे जिनमें कितनी खवातीन थी, कितने बच्चे थे जो कि जहाज़ की या जो इस लॉन्च की कश्ती के तय खाने में जिन्हें बंद किया गया था, और वो तमाम के तमाम मर चुके हैं, डूब चुके हैं, उनके जिंदा रहने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। पूरी कश्ती के अंदर से पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखने वाले 12 लोग मिले हैं, उन्होंने बड़ी ही हौलनाक किस्म की तफसील हुकूमत के लोगों के साथ शेयर की है। कश्ती के ऊपर इन तमाम लोगों को बड़ी सहूलत के साथ नहीं ले जाया जा रहा था। एक ऐसी कश्ती जिसके अंदर कैपेसिटी, जिसके अंदर जगह सिर्फ 350 के करीब लोगों की थी। 400 के करीब लोग आप उसमें बिठा सकते थे। उसमें 800 अफराद थे, 800 लोग थे जिनका ताल्लुक था मुख्तलिफ जगहों से, जिनको उसमें सवार किया गया और वो तमाम के तमाम डूब गए। इस वक्त यूनान के अंदर जो कोस्ट गार्ड्स हैं, वहाँ के बहरी लोग हैं, बहरी ऑफिसर्स हैं, वो अपनी जान ये कहकर छुड़ा रहे हैं कि बार बार उनसे मदद के हवाले से कहा गया था, मगर कश्ती में मौजूद जो लोग थे उन्होंने मदद नहीं ली। हकीकत इसमें यह है कि कोस्ट गार्ड्स ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि एक ऐसी कश्ती जिसके अंदर ओवरलोडिंग है, 800 के करीब लोग उसके अंदर शामिल हैं, मौजूद हैं, उस पर सवार हैं। उस कश्ती के अंदर कोई ट्रैक नहीं है। 7 घंटे वो पानी के अंदर बिल्कुल हरकत किए बगैर वो कश्ती खड़ी रही। कोस्ट गार्ड्स देखते रहे, जितने भी बहरी जहाज वहां से गुजर रहे थे सबके सब आगे बढ़ते रहे, मगर वो कश्ती 7 घंटे तक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ये वही लम्हा था जब उन्हें मदद की जरूरत थी, मगर उनकी मदद नहीं की गई, उन्हें समंदर में डूब जाने दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इखलाकी इंसानी जुर्म है जिसकी सजा मुतय्यन होनी चाहिए। यूनानी जो गवर्नमेंट है या उनके कोस्ट गार्ड्स हैं, उनसे इस चीज़ की जवाब तलबी हर सूरत होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि उनकी जिम्मेदारी है, मगर पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या थी? हमारे यहाँ अमूमन यही होता है कि इस तरह के हालात जब पैदा होते हैं तो एजेंट्स को पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जेलों की सलाखों के पीछे उन्हें ले जाया जाता है, तब ये सब काम होता है। 2-4 दिन ये पूरी फुर्ती होती है, उसके बाद सब एक लंबी नींद सो जाते हैं। हमारे यहाँ फुर्तियाँ बस इतनी सी होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी लोग गए हैं उन तमाम के ख़ानदानों से जो बात हुई, उनमें बेशतर का मौक़िफ़ यही है कि बहुत सारी कश्तियाँ जाती हैं जो गैर कानूनी तौर पे जाती हैं, और हमारे बच्चों को एजेंट्स यही कहकर लेकर जाते हैं। और बड़े ऐसे ख़ानदान हैं जिनके 1 से 2 फ़र्द हैं जो इन्हीं गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप में किसी दूसरे कंट्री के अंदर मुकीम है, वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कश्ती डूबी, सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जब कश्तियाँ जाती हैं उनकी रोकथाम तभी क्यों होती है? उसको रोका क्यों नहीं जाता? ये रोकथाम तब होती है जब कोई जान से जाता है, जब कोई कश्ती डूब जाती है। ना सिर्फ पब्लिक को, मीडिया को, एजेंट्स को, बल्कि गवर्नमेंट को पता है कि कौन कौन से रूट्स हैं जिनके जरिए गैर कानूनी तौर पर इन लोगों को झांसा देकर लेकर जाया जाता है। पहला जो बड़ा ही पुराना रूट है जिसका इस्तेमाल आज भी होता है, वो ये कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके ईरान की हदूद में ले जाया जाता है। ईरान से वहाँ से लोगों को टर्की की हदूद में लेकर जाया जाता है, और टर्की से इन लोगों को यूनान या दीगर दूसरे जो ममालिक हैं उनकी तरफ लेकर जाया जाता है। दूसरा रूट जिसमें लोगों को बड़ा ही तसल्ली देकर ले जाया जाता है कि पाकिस्तान से बजरिया हवाई जहाज लोगों को पहले लीबिया लेकर जाया जाता है, और लीबिया से ऑनवर्ड फिर उन्हें समंदरी रास्ते से इटली पहुंचाया जाता है। जो शख्स भी लीबिया जा रहा है, लीबिया में इस वक्त कानून नजर नहीं आता, लीबिया में खाना जंगी की सूरत हाल है, लीबिया में लोगों को अपने खाने के लाले पड़े हैं। जब कोई शख्स लीबिया के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदता है
तो फिर उस वक्त हुकूमत या एयरपोर्ट पर मौजूद लोग उसकी छानबीन क्यों नहीं करते कि एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी तबाह है उसके अंदर जाके आप लोग क्या कमाने के लिए जा रहे हैं, किस रोजगार के लिए जा रहे हैं, वो पूछगछ नहीं की जाती। वो गैर कानूनी इल्लीगल तरीका है और हमारे एयरपोर्ट्स पे पता है, हमारी गवर्नमेंट्स को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, मगर वो नहीं कोई कार्रवाई करते। तीसरा रूट पाकिस्तान से रोमानिया लेके जाया जाता है, रोमानिया से सर्बिया, सिल्वानिया और फिर वहां से होते हुए इटली तक पहुंचाया जाता है। पहले ये रूट हुआ करते थे कि पैदल जमीनी रास्ते से लोगों को ले जाया जाता था। अब थोड़ा सा इसको ऑथेंटिक करते हुए, इसमें वजन डालते हुए, पहले लोगों को हवाई जहाज में ले जाया जाता है, हवाई जहाज से उतार के उन्हें फिर लॉन्चों के ऊपर सवार करा के तो गैर कानूनी तरीके से दूसरी तरफ लेकर जाया जाता है। 2002 के अंदर एक पुलिस मैनेजमेंट ब्यूरो बना था जिसका काम यह था कि इंटेलिजेंस के जितने भी इदारे होंगे उनके आपस में कोऑर्डिनेशन को करना है। यह क्यों सानेहा हुआ, यह हादसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे एजेंसियों के दरमियान राब्ते का फुकदान है, आपस में कम्युनिकेशन उनकी मौजूद नहीं है, एक दूसरे से राब्ता नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस किस्म के सानेहास होते हैं। यह किसी एक शख्स के डूबने की कहानी नहीं है, यह पाकिस्तान के अंदर हर उस खानदान की कहानी है जिसका एक भी फर्द डूब गया, वो पूरा खानदान डूब गया, वो उसकी याद में डूब गया, वो उस अजियत में डूब गया, वो मां जीते जीते मर जाती है जब हमारी गवर्नमेंट्स इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। 2002 में जो इदारा बना वो इस वक्त गैर फाल है। क्यों फाल नहीं है? क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है, हुकूमत की तवज्जो नहीं है, हमारी पॉलिसीज में शामिल नहीं है और किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इस किस्म के इदारे बनते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे बनते हैं, उसके बाद इनको गैर फाल कर दिया जाता है। हुकूमत किसी सतह पर संजीदा नहीं है। ये जो हुकूमत के लोग आज बैठ के बड़ी तकरीरें कर रहे थे कि इस तरह से है, मैशत ठीक नहीं है, इस वजह से लोग जाते हैं, अगर हुकूमत चाहे तो संजीदगी से इसके ऊपर काम हो सकता है। मुशर्रफ दौर के अंदर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था, अगर आपके अंदर नीयत है काम करने की तो आप काम करते हैं। मुशर्रफ दौर के अंदर ऐसा हुआ था कि कोयटा के हालात, और कोयटा से हम सब जानते थे कि इंसानी स्मगलिंग होती है, कोयटा से गैर कानूनी तरीके से लोग अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करते ईरान की हदूद में चले जाते हैं। तो उस वक्त जो सबसे बड़ा काम किया गया था, बहुत सारे लोगों को एक्टिव किया गया, एजेंसी के लोगों को एक्टिव किया गया और उनसे कहा गया कि इवन के बस अड्डों पर, ट्रेन स्टेशन के ऊपर, अब मुख्तलिफ ऐसी जगह जहां से भी कोई चीज कोयटा से ऑनवर्ड जा रही है, कोयटा में एक एक शख्स से पूछगछ होती थी। बड़े ऐसे लोग कश्ती में सवार थे जो सिर्फ अकेले नहीं अपने खानदान के हमरा जा रहे थे, जिनमें उनकी बीवियां थीं, उनके बच्चे भी शामिल थे। लॉन्च के ऊपर तशद्दुद भी होता रहा और लोगों को नज़्म ज़ब्त के हवाले से कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ तशद्दुद होता रहा। कश्ती डूबने की वजह क्या बनी? जब लोग थोड़ा सा खौफजदा हुए, एक लॉन्च, एक कश्ती जब 7 घंटे तक समंदर के ऊपर खड़ी रहेगी तो डेफिनेटली कुछ मसला है। जब कोस्ट गार्ड यूनान के उस तरफ आए तो लोग थोड़ा घबरा के एक तरफ हुए बचने के लिए। उसी दौरान ये कश्ती उलट गई और उसके नतीजे में जो 800 अफराद थे वो सब के सब पानी के लहरों की नजर हो गए। जो इक्का दुक्का बच सके सो बच सके। अब कौन समंदर की लहरों में कहां बह गया, किसी को इस बारे में इल्म नहीं है। कोई चाहे भी तो तलाश करना उनको बड़ा मुश्किल होगा। तो इस कश्ती के मामले के ऊपर जितने एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो एजेंट बनता है, जो वीज़ा अप्लाई करवाता है, जो डॉलर्स उनको फराहम करता है, अगले ममालिक में उनसे पूछताछ कराता है, उसके ऊपर भी चेक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत का उन एजेंट्स के ऊपर भी चेक नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक माफिया है, हर सेक्टर के अंदर एक माफिया। ये माफिया भी बहुत सारे इनसाइड जो लोग होते हैं, ब्लेम ये आ रहा है कि एजेंसीज के लोगों के साथ इन्होंने हाथ मिलाया हुआ होता है, इसलिए इनके ऊपर कोई पकड़ दकड़ नहीं करता। FIA के काम था, FIA ने अपनी नाअहली जाहिर की। अब वो बड़े बड़े करप्ट जो लोग हैं, बड़े बड़े चोर हैं, अरबों की चोरियां की होती हैं, उनको क्लीन चिट दे देते हैं। तो इन लोगों के बारे में क्या, इन लोगों के ऊपर कोई बात नहीं होगी। तो मैं समझती हूं जो कश्ती का हादसा हुआ, सानिया हुआ, इसके जिम्मेदार मकामी जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है वो है। इसके जो जिम्मेदार हैं वो हमारी एजेंसीज के लोग हैं जो कि इस चीज को समझते नहीं है, उसके ऊपर अमल नहीं करते। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े हौलनाक किस्म के दिन तमाम लोगों के लिए आने वाले हैं। हमें कहा जाता रहा ऑल इज वेल, तमाम चीजें दुरुस्त हैं, IMF जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं चाहिए। IMF हमें चाहिए। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि IMF के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। डॉलर हमारे मुल्क में है नहीं, जो बचा कुचा बाकी रह गया है वो भी जाने के दर पे है। अगर डॉलर को ना रोका गया तो फिर नवंबर दिसंबर ये 2 महीने हैं जब पाकिस्तान के खुदा ना ख्वास्ता डिफॉल्ट होने का कवी इम्कान है। पाकिस्तान को IMF चाहिए,
और IMF के बगैर पाकिस्तान का कोई गुजारा नहीं है। आइंदा आने वाला माली साल पूरे पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी नवीद नहीं लेकर आएगा। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, फी यूनिट कीमत बढ़ गई है, और जो रशियन तेल के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे थे, याद रहे कि ये रशियन तेल शायद हुकूमती लोगों को तो पहुंचा सकता है, मगर आम आवाम जो 25 करोड़ हैं उनके लिए रिलीफ का बायस नहीं बनेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।